मोहित जी, सपना देखना उसके पीछे एक लॉजिक है। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं ना तो आपको दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपको टैलेंट है या नहीं, और दूसरा क्या आप उस टैलेंट के साथ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। जब हम लोग शुरू करते हैं हमारे पास एक मोटिवेशन होता है। मेरे पास भी था, धोनी के पास भी था, विराट कोहली के पास भी था। उस मोटिवेशन के साथ अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू तो करते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मोहित शर्मा आज फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, एक नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ। मानस भाव श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर आप सभी को जैसा कि पता ही है कि पिछली कड़ी में हमने उत्तराखंड के मशहूर कलाकार अभिनेता अमित भट्ट जी को आपसे रूबरू कराया था। और आज के हमारे अतिथि दिल्ली के जाने माने कॉस्मेटोलॉजिस्ट श्री जतिन मित्तल जी हैं। आपका कहना है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। तो आज जहां मेडिकल की पढ़ाई को काफी टफ माना जाता है, वैसे में इन्होंने बेहद कम उम्र में सफलता के परचम लहराए। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं श्री जतिन मित्तल जी का। थैंक यू मोहित जी। तो जतिन मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। मानस भाव इस श्रृंखला के हमारे फेसबुक पेज पर। सबसे पहले मानस इंडिया और मोहित जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस श्रृंखला के साथ जोड़ा और अपनी बात को इस मंच पे कहने का आपने मुझे मौका दिया। जतिन मित्तल जी, सबसे पहले मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहूँगा आपके जीवन के विषय के ऊपर कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बचपन की बात तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक कहने के लिए नहीं है मेरे पास। सभी की तरह मेरा नॉर्मल बचपन गया है। छोटे परिवार से हूँ। मेरे फादर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। वो यूपी के एक छोटे से कस्बे में खेकड़ा, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मेरा जन्म बड़ौत में हुआ था। यहाँ से दिल्ली से कोई 60 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और वहीं के एक लोकल स्कूल से मैंने अपना एजुकेशन लिया है, वनस्थली पब्लिक स्कूल। वहाँ से मैंने अपना 10th और 12th लिया। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कह सकता हूँ, मैं अपने स्कूल में बायोलॉजी का इकलौता छात्र। ये एक पॉइंट ऐसा है जो मैं किसी से बात करता हूँ तो वो बड़ा अचंभित होते हैं इस बात को लेके कि ऐसा क्यों है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये था कि जिस समय मैं अपने 10th और 12th कर रहा था, हमारे एरिया में अधिकतर लोग इंजीनियरिंग की तरफ बहुत ज़्यादा प्रवृत्त। लेकिन क्योंकि मेरा जो फील्ड रहा है, शुरू से ही घर में जो माहौल रहा है वो मेडिकल बेस रहा है, तो इसलिए मैंने मेडिकल की तरफ ही अपनी रुचि को रखते हुए और मेडिकल फील्ड में अपना आना सही समझा। तो चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन में से आपसे यही था कि आपने डॉक्टर बनने का ही क्यों ख्याल रखा। बेसिकली मेरा जो लाइफ का जितना भी इन्फ्लुएंस रहा है वो मेरे फादर रहे हैं। मेरे फादर 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको देख के थोड़ा थोड़ा मेडिसिन के अंदर इंटरेस्ट आया, उसी से डिजीज़ के अंदर इंटरेस्ट आया और उसी इंटरेस्ट के चलते मैं मेडिकल फील्ड में मैंने 3 साल पहले कोचिंग के लिए ट्राई किया, कोचिंग की, फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और बाद में फेलोशिप की मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी की। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप आगे क्या बाय प्रोफेशन इसके अलावा चुनते? देखिए, प्रोफेशन हम चुनते हैं या प्रोफेशन हमें चुनता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
जिसका जवाब शायद इतना आसानी से नहीं है। हाँ, अगर मुझे कोई कहता कि तुम क्या होते, क्या चुनते, तो शायद मैं क्रिकेट खेलता, क्योंकि बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रुचि रही है, खेलता रहा हूँ। जी। तो मैं बनना तो क्रिकेटर ही चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर मैं दोनों में से कुछ ना होता तो शायद कहीं इवेंट मैनेजर होता। चलिए, मुझे मैनेजमेंट का शौक है, तो वही मैं। तो आपके बारे में एक और बात हमें साझा रूप में प्राप्त हुई कि आप अगर डॉक्टर ना होते तो एज ए क्रिकेटर के रूप में अपनी लाइफ का शुभारंभ करते। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी भविष्य की इच्छा को देखते हुए। तो अगला जो प्रश्न है मेरा, आपके लिए सफलता के 5 सूत्र क्या हैं? मोहित जी, जब हम मेडिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर बेसिकली हम ABCD ये 4 पॉइंट लेके चलते हैं जी। A फॉर अवेलेबिलिटी, B फॉर बिहेवियर, C फॉर आपका कॉन्फिडेंस, एंड देन कम्स द डायग्नोसिस। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको आपके क्लिनिक पे आपकी जो भी कंसर्न टीम है उसके साथ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वहाँ पे अवेलेबल होंगे तभी आप किसी को अटेंड कर सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू हैव टू बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। आप जिस समय की आपने अपॉइंटमेंट दी है, या जिस समय आपने किसी से वादा किया है कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ आपका सही समय पे होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ आती है बिहेवियर। किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, क्या, क्योंकि जनरली मैंने देखा लोग प्रोफेशनल होते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि ये रूड हो गया। प्रोफेशनलिज्म को रूडनेस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे बेसिकली ये चीज़ लगती है कि एक डॉक्टर जो लगातार पेशेंट देख रहा है, या कोई क्रिकेटर जो लगातार लोगों के संपर्क में आ रहा है, उसे बार बार कोई ऐसी चीज़ है जो उसको फेस करनी पड़ रही है। अक्सर देखा होगा कि क्रिकेटर किसी के साथ थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, थोड़ी बहस हो गई, किसी फिल्म स्टार ने किसी न्यूज़ रिपोर्टर को कुछ कह दिया, तो वो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो वो उस चीज़ को लेकिन सब साइड रखना होता है, इसीलिए आप प्रोफेशनल्स हैं। तो उन सब चीज़ों को साइड रखते हुए आपका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। देन कम्स योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि पेशेंट आपके पास आया है तो वो अपनी तकलीफ लेके आया है, और अगर आप उसकी तकलीफ समझने में और उसको उसका हल समझाने में अगर सही से अपना रोल नहीं निभा पाएंगे, तो वो आप चाहे कितना भी सही उसको दवाई दे रहे हैं, कभी वो ठीक नहीं होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पेशेंट को ठीक करने में। और उस सब के बाद आता है डायग्नोसिस, जिसके बेस पे डॉक्टर की वैल्यू होती है कि बोलते हैं कि इस डॉक्टर का डायग्नोसिस अच्छा है। डायग्नोसिस इज द लास्ट की, उससे पहले ये 4 स्टेप आपको लेने जरूरी है। जी, जैसा कि आपके माध्यम से हमें बहुत सारी बातें जानकारी में हासिल हुई, और हमारे दर्शक आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आने वाली पीढ़ी के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोहित जी, सपना देखना, उसके पीछे एक लॉजिक है। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं ना, तो आपको 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपको टैलेंट है या नहीं, और दूसरा क्या आप उस टैलेंट के साथ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। क्योंकि इसको चाहे हम क्रिकेट में लें, फिल्म इंडस्ट्री में लें, डॉक्टर लाइन में लें, कहीं भी हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में हम इसको ले सकते हैं। जब हम लोग शुरू करते हैं हमारे पास एक मोटिवेशन होता है। मेरे पास भी था, धोनी के पास भी था, विराट कोहली के पास भी था। उस मोटिवेशन के साथ अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू तो करते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो सबसे पहले आप अगर किसी फील्ड को चुनते हैं तो आप ये देखिए क्या आप उसकी मुसीबतें झेल सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमको बचपन से तैयार इसी तरीके से किया जाता है कि आप डॉक्टर बन जाओगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छा आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा, लोग आपको इज्जत देंगे, आप क्रिकेटर बन जाएंगे, आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फिल्म स्टार होंगे, आपके पास गाड़ियाँ होंगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के जो स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में हम लोग तब सोचते हैं
बेसिकली जब हम उस जगह खड़े होते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बीतता जा रहा है तो आज का बच्चा है वो बचपन से ही इन सब चीज़ों के लिए ना एक जिज्ञासुक हो गया है। जिज्ञासुक होने के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, जब हम इस टेक्नोलॉजी को राइटली यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं। आइए हम अपने दर्शकों से कुछ सवाल लेते हैं। हमारे दर्शकों ने ईमेल और फेसबुक के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो मैं कोरोना से रिलेटेड चर्चा भी करना चाहता हूँ। जैसा कि लॉकडाउन 4 चल रहा है और लॉकडाउन 4 में हमें किन किन चीज़ों का पालन करते हुए, और हमें पता है कि ये समय और ज़्यादा लंबा खींचेगा, और आज हमारे इस फेसबुक पेज पर एज ए डॉक्टर के रूप में आप हमारे अतिथि हैं, और लोगों के अंदर जिज्ञासा भी होगी कि कुछ तो कोरोना से संबंधित चीज़ों पर भी प्रकाश डाला जाएगा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं थोड़ा सा आपसे इस विषय पे भी चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई जी, कोरोना के बारे में बेसिक जानकारियाँ, किस तरह से हम बच सकते हैं, कहाँ से आया है, क्या ये हुआ है, ये मुझे नहीं लगता इस बारे में भी बात करने का कोई ज़रूरत है, क्योंकि सरकार हमारी इतने अच्छे से इस चीज़ पे काम कर रही है कि ये मुद्दा अलग है हम कितना उसको सफल तौर से अपना पाए या नहीं अपना पाए, कितना हम उस पर काम कर पाए, कितना हम रोकथाम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इसकी अवेयरनेस सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से। तो हम बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। जी मोहित जी, अगर मैं ये समझता हूँ अगर ये लॉकडाउन इस तरीके से ना किया गया होता तो ये जो आज 1,30,000 के आसपास हम लोगों के यहाँ संक्रमित लोग हैं, वो शायद इस समय 20 लाख या 25 लाख के आसपास होते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि और देशों के मुकाबले हमारे हिंदुस्तान में जो मरीज़ ठीक होने की परसेंटेज है वो बहुत बेहतर है। बाकी और देशों के मुकाबले लगभग हम 40% हमारा रिकवरी रेट है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लॉकडाउन 4.0 में जहाँ तक हम बात करेंगे मोहित जी, जैसे कि धीरे धीरे हम लोग लगभग नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ ही गए हैं। सरकार की तरफ से हमें हर तरह की छूट लगभग दे दी गई है, लेकिन इसका मतलब मोहित जी ये नहीं है कि हम कोरोना फ्री हो गए हैं। अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज़्यादा हो गई है। हमारे को हर एक चीज़ की इस समय बिल्कुल अच्छे से जानकारी है, किस तरीके से हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं, किस तरीके से हमें इससे बचना है, किन किन चीज़ों का हमें पालन करना है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। हमारे कुछ दर्शक जानना चाहते हैं कि फिलर्स और अन्य एंटी एजिंग उत्पाद के इस्तेमाल पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, एंटी एजिंग और फिलर्स ये एक तरह से एक दूसरे के, मतलब आप कह सकते हैं एंटी एजिंग प्रॉब्लम है तो फिलर उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है जी। फिलर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेक्स के लिए, गाल अंदर चले गए हैं, यहाँ पे लाइंस आने लगती हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोग हेलोरोनिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बनने वाला एक रसायन है, उसको हम एक्सटर्नली डालने लगते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद वो कम होने लगता है। तो इस बारे में और जो भी क्वेश्चंस, क्योंकि जनरली लोग ये पूछते हैं क्या ये सेफ़ है, क्या ये सेफ़ नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर डॉक्टर से, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जिसको फेस एनाटॉमी की सही नॉलेज है, उसके थ्रू आप फिलर्स ले रहे हैं तो वो बहुत हद तक सेफ़ है। क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते भी हैं देन वी हैव एंटीडोट्स फॉर फिलर्स। हमारे पास हेलोरोनिक एसिड को तुरंत के तुरंत तोड़ने के लिए वहाँ पर मेडिसिन मौजूद हैं, तो 100% सेफ ये। अच्छा, हमारे एक दर्शक ने ईमेल से एक क्वेश्चन पूछा है कि वो जानना चाहते हैं कि मुहासे के उपचार के बारे में, थोड़ा सा आपसे उसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। जी, उपचार की जहाँ तक बात है, जो समस्या होती है तो उपचार तो दवाइयाँ हैं जी, लेकिन हाँ हम किस तरीके से उन चीज़ों से बच सकते हैं, पिंपल्स, एक्ने, इस तरह की प्रॉब्लम से किस तरीके से हम बच सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है पानी। अच्छा, आप जितना पानी पिएंगे
आपकी स्किन की मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक नहीं आएगी। पानी पीजिए अच्छा, विटामिन सी, जूसी फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें आप जितना ज़्यादा सेवन कर सकें। ऑयली फूड जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि एक्ने भी डिपेंड करता है एज के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। मोहित जी, आज के समय में लगभग हर डिजीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिजीज़ बनती है जी। तो अभी एज लिमिट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो एक्ने के लिए सबसे अच्छा तरीका, और मैं एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताना चाहूँगा कि जो फेस वॉश का चुनाव हम करते हैं ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है। मेडिसिन जो हम ऐसे ही किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद के ले लेते हैं कि हमने एडाप्लेन लगा लिया, बंजाय पेरोक्साइड लगा लिया, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो बहुत कॉशियसली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली उसको मेडिकल शॉप से खरीदते हैं बिना प्रिकॉशंस के, और वो बोलते हैं कि यार डॉक्टर भी तो ये लिखता है, लेकिन डॉक्टर जानते हैं उसकी लिमिटेड डोज क्या है, हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू अप्लाई के बाद जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू अप्लाई, कि आपको उस चीज़ को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप जानते ही हैं कि मानस इंडिया फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जितने भी सहयोगी इस टीम के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप हमारे इस फेसबुक पेज से संदेश देना चाहें। जी, मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग की जो मुहिम है ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। आप लोग इसमें बिना किसी सोच के, बिना किसी फल की इच्छा के आप काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपना काम करते रहिए। और सबसे बड़ी बात होती है मोहित जी कि आप मोटिवेट किस तरह से करते हैं अपनी टीम को। एक कैप्टन का सबसे बेसिक रोल ये होता है कि वो मोटिवेशन क्या प्रोवाइड करता है अपनी टीम को। काम बताना कैप्टन का काम नहीं है, हर छोटे से छोटे काम में किस तरीके से वो टीम को मोटिवेट करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है किसी भी टीम वर्क में। और मुझे लगता है मानस इंडिया टीम के पास एक बहुत अच्छा कैप्टन है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम मानस इंडिया में कभी आई है और आएगी। जी, ये तो आपका बहुत ही उत्साहपूर्ण वक्तव्य है, और आशा करता हूँ कि आपका जो भविष्य है वो और भी ज़्यादा इस कार्य क्षेत्र की ऊंचाइयों तक पहुँचे। जैसा कि आप मानव सेवा के माध्यम से भी अपना एक कार्य कर रहे हैं, और ये समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज ए डॉक्टर। तो आपने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे इस फेसबुक पेज पर आज लाइव हमारे साथ आके आप उपस्थित रहे। तो आपका मैं हमारे फेसबुक पेज की ओर से, हमारी पूरी मानस इंडिया टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ, और साथ में आपके लिए एक शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे तरक्की करें, और इसी प्रकार समय समय पर जानकारियों के माध्यम से हमारे साथ, हमारे इस पेज के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपनी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मानस इंडिया फाउंडेशन के इस फेसबुक पेज पर अंत में सभी दर्शकों को अभी तक जुड़े रहने के लिए और हमारी इस संज्ञा में, हमारी श्रृंखला में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी को मंगल शुभकामना। तो अगली घड़ी के लिए हम फिर से एक अगली प्रतिभा, एक अगले क्षेत्र को लेके आएंगे अगले सोमवार शाम 7 बजे मानस इंडिया फाउंडेशन के इसी फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत।